हालचाल क्लास 11th। आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे आखिरी चैप्टर। आय हाय राहत मिल गई। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है क्लास 11th का। और देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लेंदी था तुम्हारे लिए। और उस चैप्टर की कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में भी काम आएंगी, तो जाओ उसका रैपिड रिवीजन देख के आओ, फिर ये चैप्टर पढ़ना तुम्हें आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन की बात हो रही है। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, दोनों को मिक्स करते हैं हाइड्रोकार्बन, जो चैप्टर का नाम है। अब हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, एक होता है साइक्लिक। अब एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, एलिफैटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं? पढ़ा था बचपन से। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इस वाले वीडियो में हम एल्केन का सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ये देखो, एल्केन के बारे में जानेंगे, अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर वही चीज़ है, डबल डबल वाला रिपीट करूँगा मैं। बात करते हैं सेकेंड टाइप, जो है एलिसाइक्लिक, सॉरी हाँ साइक्लिक। साइक्लिक देखो, साइक्लिक कंपाउंड सिंपल से पता चल रहा है, साइकिल की बात हो रही है, मतलब सर्कल की बात हो रही है। साइक्लिक में मतलब कंपाउंड जो होंगे ना वो साइक्लिक होंगे। साइक्लिक मतलब जैसे ये दिख रहा है ना, ये जो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन ऐसे होंगे कंपाउंड, ठीक है? अब मिनिमम कितने कार्बन के आइटम चाहिए एक साइकिल को बनाने के लिए? साइकिल मतलब पूरा एक फिगर, मतलब जैसे सर्कल नहीं होता ऐसा टाइप फिगर बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? मैं कहूँगा देखो, जैसे क्लोज फिगर, हाँ क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? देखो, दो फिगर होते हैं, एक होता है अनक्लोज फिगर, एक होता है क्लोज फिगर। अनक्लोज फिगर जैसे ये क्या होता है? एलिफैटिक होता है। लेकिन क्लोज फिगर यानी कि मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, जो पूरा क्लोज हो। ये भी हो सकता है, ठीक है, जो पूरा क्लोज हो। ये भी हो सकता है जो कि पूरा क्लोज हो। तो क्लोज फिगर के एग्जांपल ये हैं, ठीक है? तो मिनिमम कार्बन के कंपाउंड कितने चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए? तो वो है 3, ठीक है? अगर हम, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये जो 3 कार्बन है एक पूरा क्लोज फिगर बना रहे हैं, तो एक साइक्लिक कंपाउंड का मिनिमम नंबर होना चाहिए 3, ठीक है? अगर कोई बोल दे कि साइक्लो मिथाइल, साइक्लो मिथेन, साइक्लो इथेन, तो समझ जाना वो वर्ड ही गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, ठीक है? एलिसाइक्लिक में हम बेसिकली साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। और एक होता है एरोमेटिक। अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनके पास खुद की स्मेल भी होती है, उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, तो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसलिए ओवरव्यू ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है? देखो, डिग्री का रूल सिंपल सा है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हैं एक कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं डिग्री। समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, जैसे ये है ठक 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 ठक, ठीक है? यहाँ पे भी एक कार्बन होना चाहिए वैसे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कार्बन पे कितने वो लगे हुए हैं, मैंने गलत कर दिया क्या? रुको गाइस, हाँ थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? हाँ, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि, हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कार्बन पे कितनी डिग्री है, डिग्री निकालने का सबसे बड़ा फंडा रहता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं। तो तुम ये काउंट करोगे कि भैया इस कार्बन के साथ तो बस ये ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर मैं पूछूं इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो मैं बस इतना देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं। अगर इस कार्बन की देखें तो देखो, ये एक कार्बन जुड़ा है, ये एक कार्बन जुड़ा है, ये एक कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री।
अच्छा, वैसे यहाँ पे कार्बन होना चाहिए ना। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे भी सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। अब मैं पूछूं इस कार्बन की कितनी डिग्री है, तुम बोलोगे भैया तुम्हें क्या देखना है, कितने कार्बन एटम जुड़े हैं अगल बगल में। यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 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 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे डिग्री निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, डिग्री वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एक एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखो एल्काइल ग्रुप का सिंपल सा फंडा है, जब तुम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को चुरा लेते हो। ठीक है, कैसे भैया, देखो सिंपल सी बात है, एल्काइल के बारे में हम नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा पढ़ते हैं। यूजली देखो कार्बन के जो एटम्स होते हैं मिनिमम, एल्केन्स की बात कर रहा हूँ मैं, एल्केन्स में हमने CH4 पढ़ा हुआ है, हाँ, जो कि होता है मीथेन। अगर तुम इसमें से एक हाइड्रोजन को गायब कर दो ना या चुरा लो तो तुम्हें मिल जाएगा CH3, जो कि होता है मिथाइल। और मिथाइल नाम से पता चलता है एल्काइल ग्रुप का ये। ठीक है, जैसे एल्केन का एग्जाम्पल क्या है, मिथेन। कैसे पता चलता है, क्योंकि लास्ट में ANE सिमिलर हो रहा है। ऐसी एल्काइल में जो होता है ना मिथाइल क्या होता है, एल्काइल ALKYL, हाँ YL कॉमन होता है। ठीक है, एल्काइल में मिठा, हाँ YL कॉमन होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका एग्जांपल हम नॉमेनक्लेचर में ही करते हैं। तो शुरू करें नॉमेनक्लेचर को, चलो। अब देखो नॉमेनक्लेचर के 4 रूल होते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा था, और उन्हीं रूल्स के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब तुम वो छोटे से बच्चे नहीं हो जिसको है ना हम इजी नॉमेनक्लेचर दें, अब तुम्हें थोड़े तगड़े वाले करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे नॉमेनक्लेचर के भी सेशन लूँगा मैं, अभी तो मेरी शुरुआत ही हुई है क्लास 11th की। तो देखो नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल होता है, पेन का नहीं, सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को चुनो, लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये हो गया लॉन्गेस्ट। सेकंड रूल है तुम्हारे पास, तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट को चूज, सबसे पहले तुमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तुमने सबसे पहला रूल है, तुम्हें सबसे बड़ी कार्बन की चेन चुननी है, भले ही कुछ भी हो, सबसे बड़ी कार्बन की चेन चुनो। फिर तुम्हें देखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। सब्स्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल, हाँ यहाँ पे मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जनरली सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ। जैसे ये है कार्बन के ये एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड कार्बन है। ठीक है, अब कोई बोले सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तुम चाहो तो ये भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो तुम चाहो तो ये भी चूज़ कर सकते हो, बट इसमें एक तो ऐसा कार्बन छूट रहा है ना, तो ये जो छूट रहा है ना ये होता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और ये क्या है, मिथाइल है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका पूरे हाइड्रोजन वगैरह बना के भी करूँगा, इसका स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे सॉरी यार क्या हो रहा है। ठीक है, ये है कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, ये एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, इसकी बैलेंसिंग कर रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसमें CH3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले एक कार्बन के साथ शेयर कर रखा है, तो इसके पास बस 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा स्ट्रक्चर वगैरह भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो कितनी मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, अगले तरफ चले टॉपिक की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता था, सब्स्टिट्यूएंट को चूज़ करो। ठीक है, अबे सारे मिट गया। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चुनो। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लॉन्गेस्ट। सेकंड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट को चुनो, सब्स्टिट्यूएंट जो इथाइल वगैरह होता है, मिथाइल वगैरह, प्रोपाइल, आयोडो नहीं, ठीक है, फ्लोरो। थर्ड क्या कहता है, रूट वर्ड को चुनो। अब रूट वर्ड क्या होते हैं, देखो तुमने क्लास 10th में काउंटिंग सीखी होगी साइंस में, साइंस की कौन सी काउंटिंग थी, अरे वो पढ़ा नहीं था, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैक्स, हैप, ऑक, नेन, डॉक, डैक, मतलब डैक,
पढ़ी नहीं थी काउंटिंग, तो वही काउंटिंग तुम्हें यहाँ पे यूज़ करनी है कि इस जो तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनी है ना, उसमें कितने कार्बन के एटम्स है तुम्हें वो लिखना है। मान लेते उसमें 3 कार्बन के एटम्स हो तो प्रॉप लिख देना, 4 हो तो ब्यूट लिख देना, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है रूट वर्ड मतलब वही काउंटिंग जो तुमने करी थी, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या होता है, बॉन्ड। तुम्हें देखना है उस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये तुम्हें देखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देख लिया बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हें देखना है अगर उस कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप है भी या नहीं। फंक्शनल ग्रुप तुमने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। एल्काइल का सॉरी हैलाइड का, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हाँ, यहाँ तक मेरे होगी रूट वर्ड वाली बात, ठीक है। अब प्रायोरिटी किसको देनी है, दिक्कत तो यही है ना कि हम है ना जनरली क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं जब भी कह सकते हैं, जब भी हम वो करते हैं ना नॉमेनक्लेचर, हम जनरली ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2,3 मिथाइल डाई मिथाइल। तो हमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया जिसका स्ट्रक्चर कुछ है, तो हम नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं 2,3 डाई मिथाइल प्रॉप 2 इन, ऐसे टाइप हम करते हैं ना नॉमेनक्लेचर क्लास 10th का। अभी एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा मैं। तो उसमें हम काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, देखो इसका एक रूल रहता है कि प्रायोरिटी तुम्हें देनी है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देनी है प्रायोरिटी बॉन्ड को, ठीक है। और देन लास्ट में तुम्हें काउंटिंग वो प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दो चीज़ें हैं, तो तुम्हारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए तुम्हें काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से ही करनी है। अगर तुम फंक्शनल ग्रुप से नहीं कर रहे हो काउंटिंग, तो नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, तो तुम प्रायोरिटी दोगे कि तुम बॉन्ड से करो काउंटिंग स्टार्ट। मतलब बॉन्ड के कह सकते हो ऐसी काउंटिंग करनी है कि बॉन्ड जो कम नंबर पे आए। ऐसी फंक्शनल ग्रुप में तुम्हें काउंटिंग ऐसी करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आए। एंड अगर बॉन्ड भी नहीं है तो लास्ट तुम सब्स्टिट्यूएंट से ही करोगे। एक एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मान लेते मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरो एंड यहाँ पे नहीं एंड यहाँ पे ब्रोमो। इसका हमें करना है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। काउंटिंग वाला मैं थोड़ा लास्ट में करूँगा, अभी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, नहीं काउंटिंग भी साथ में ही कर देता हूँ। देखो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो प्रायोरिटी क्या थी, फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रायोरिटी थी, ठीक है। तो हम काउंटिंग भी कहाँ से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही। तो यहाँ से काउंटिंग देना शुरू करो, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक हमने दे दी। रूल हमारा पहला क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो। लॉन्गेस्ट तो मुझे यही दिख रही है, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो यही दिख रही है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे काउंटिंग, ठीक है। तो हम चाहते ना तो हम ये वाली भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने ये वाली चेन को यूज़ किया बिकॉज हमारी वो कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर ईजी रहे, ठीक है। और दिक्कत ये है ना कि देखो अगर हमने ये वाली चेन को चूज़ करा ना, तो कार्बन तो रह ही जाएगा, साथ में ब्रोमीन भी रह जाएगा, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे, तो इससे कह सकते हैं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने मतलब नॉमेनक्लेचर पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने ये वाली कार्बन चेन को ही चूज़ करा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हमें काउंटिंग शुरू करनी है फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 कर दी काउंटिंग शुरू। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अब हमें बस काउंटिंग करनी है। रूल नंबर 1 क्या था, सब्स्टिट्यूएंट को चूज़ करो। तो हमारे पास कितने 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, CH3 भी है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। सबसे स्टार्टिंग में किसको लें, दिक्कत आ गई। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो,
तब तुम्हें अल्फ़ाबेटिकली इन्हें सेट करना होता है। ABCD पढ़ी थी ना क्लास 10th में, सॉरी क्लास 1st में, नर्सरी में, वही ABCD का तुम्हें यूज़ करना है। लोग कहते हैं ना ABCD कहीं यूज़ नहीं आती, यहाँ यूज़ आती है। कोई बोल के दिखाए ABCD कहीं यूज़ नहीं आती, मैं बता रहा कहाँ यूज़ आती है। तो ABCD में सबसे पहले B आता है, ABCD, फिर C आता है एंड लास्ट में M आता है, इस हिसाब से। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे, वैसे आता तो ABCD पूरा है, बट अभी के लिए मेरे पास 3 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4, हाँ 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। यहाँ तक हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी काम हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि काउंटिंग कितनी है, कितनी काउंटिंग है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट। अब बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है भाई, तो हो जाएगा ब्यूट। अब बॉन्ड कौन सी जगह पे, ये भी मैटर करता है। ठीक है, अब बॉन्ड कौन सी जगह पे, 2 पे और 1 पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे कम कह सकते हैं, सबसे कम यहाँ पे देखो बॉन्ड 2 जगह पे, एक 1 है एक 2 है, तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करें, मतलब तो हम क्या करेंगे, सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा ब्यूट 1 ईन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ऑल। अब देखो जब 2 अल्फ़ाबेट सेम हो ना, जैसे ईन है और ऑल है, 2 अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम ई को काट देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इनॉल। ठीक है, 1 को अगर हम नेग्लिजिबेट भी कर सकते हैं, 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीनॉल। ठीक है, ऐसे करते हैं हम नॉमेनक्लेचर। मैंने सारे ही रूल्स तुम्हें बता दिए। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारा अजीब टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है जो कि तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, GOC में भी होता है। वैसे अभी के लिए, यहाँ के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करने वाले एल्केन्स की प्रिपरेशन की। अब देखो एल्केन्स की प्रिपरेशन के हमारे पास टोटल में 5 मेथड्स हैं। हम पाँचों मेथड्स को यूज़ करेंगे बाय द एल्केन की प्रिपरेशन। ठीक है, देखो लॉजिकली सबसे पहला मेथड है हमारे पास डीकार्बोजिलेशन। अब डीकार्बोजिलेशन का मतलब क्या है, कार्बोजिलेशन यानी कि कार्बन का निकलना। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट निकल जाता है, इसके लिए इसको डीकार्बोजिलेशन बोलते हैं। इसमें हम एक कह सकते हैं सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसको हम प्यार से सोडियम इथेनॉइड भी बोलते हैं, सोडियम एसीटोन भी बोलते हैं। अब सोडियम इथेनॉइड का फॉर्मूला क्या था, क्लास 10th में नहीं पढ़ा था तुमने, कहाँ पढ़ा था, याद करो। जब हम है ना क्या करते हैं, इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम इथेनॉइड, जिसका फॉर्मूला होता है क्या हो रही है, पेन आज मेरी ख़राब हो गई कि CH3COONA। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और बेस का यूज़ करते हैं, किसका, बेस का, क्या नाम है क्या कहते हैं उसको, NaOH। और जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, तुम खुद सोचो। अभी हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन की। एल्केन्स हमें निकालने हैं। अब जनरली एल्केन क्या होता है, हमने अब तक मिनिमम में हमने एक ही एल्केन के बारे में पढ़ा है, जो है CH4, जिसमें कम से कम कार्बन के आइटम हो, जो है CH4। लेकिन हमारे पास CH3 है, दिक्कत आ गई है, मुझे कहीं ना कहीं से एक H लाना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली NaOH के पास भी एक H है, यानी कि मुझे अपना ये एक H यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम शिफ्ट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हलवा थोड़ी ना है, तो इसीलिए तो हमने कैटलिस्ट यूज़ करा है। कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन कराता है बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। कैल्शियम ऑक्साइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये रिएक्शन कराएगा।
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH4। और हमें क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक कार्बन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स बचे हैं और 2 Na बचे हैं, 2 सोडियम बचे हैं। ठीक है, एक कार्बन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स पड़े हैं और 2 सोडियम के एटम्स पड़े हैं। कहीं ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, कहीं ना कहीं तो सुना सुना लग रहा है यार। 2 सोडियम के एटम्स, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम। अरे यार ये तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का ही तो फॉर्मूला Na2CO3 है। तो हो गई ना रिएक्शन, तो बस पेड़े बांटो। मिल गया हमें। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, अगली रिएक्शन इज नाउ इंटरेस्टिंग। कैसे रिएक्शन इंटरेस्टिंग है? अगली रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड। अब देखो, एल्काइल का मतलब क्या होता है? अरे भैया हमने पढ़ा तो था एल्काइल का मतलब। एल्काइल होता है CH3। हाँ, इतना तो तुम्हें पता है। एल्काइल पता चल गया। अब हैलाइड क्या होता है? देखो भैया, एल्काइल का जुड़वा भाई हैलाइड होता हो? अरे नहीं यार, तुम लॉजिक को तो पूरा फेंक रहे हो। हैलाइड होता है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है भैया? वो हेलोजन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें -1 वैलेंसी होती है। कुछ हेलोजन्स के तो हमने नाम भी पढ़े हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा था। तो एल्काइल हैलाइड से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास देखो, एक होगा CH3, एक होगा Cl। अब लॉजिक की बात है, मुझे CH3Cl मिला है, मुझे CH3Cl मिला है, मुझको Cl नहीं चाहिए, मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए। मतलब इसको एक इमेजिनेशन से या फिर एक स्टोरी से समझो कि तुम्हें है ना तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ठीक है, और बीच में तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आ गए हैं। अब तुम्हें रिश्तेदार से काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से काम है। अब तुम क्या करोगे? तुम यही कोशिश करोगे कि यार रिश्तेदार जल्दी जाएं और मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं ताकि हम लोग घूमने जा सकें। बट रिश्तेदारों को तुम डायरेक्टली तो कह नहीं सकते। CH3 तो Cl से बोलेगा नहीं कि भग जाए यहाँ से। ऐसा अगर तुमने रिश्तेदार को बोला, तुम्हारी मम्मी जी तुम्हें पीट देंगी और मैं तो तुम्हें ज़्यादा पीटूंगा, तो वैसा भी नहीं कह सकते, रिश्तेदारों को कुछ कह भी नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे? तब तुम कुछ नहीं करोगे, काम करेंगे तुम्हारे दोस्त। तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे? रिश्तेदारों के चचेरे भाई बहन, वो रिश्तेदारों के ही रिश्तेदार को बुला लेंगे और तुम्हारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए चले जाएंगे और फिर तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। हमारे पास CH3Cl है। अब मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन के एटम्स लाऊंगा, ठीक है, H2 को लाऊंगा और H2 को मैं H और H भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये टूटेगा तो ये एक H जाएगा यहाँ पे, ऐसे प्लस है, ये भी प्लस है, CH3 ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जाके इधर चला जाएगा और ये जाके इधर चला जाएगा। तो लेकिन ये ऐसे थोड़ना जाएगा, फूफा जी का थोड़ना है कि देखो CH3Cl क्या है? एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम एक कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। अब वो है कौन? वो है जिंक H+। कैटलिस्ट का नाम होगा जिंक H+। एंड फाइनली हमें वो चाहिए जिसके लिए हमने रिएक्शन कराई थी, CH4, और रिश्तेदार भी चले जाएंगे अपने घर, जो कि है HCl का हमें काम नहीं, हमें चाहिए ये। तो हाँ, एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन तुम्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस नाम तोड़ना, समझ जाना क्या निकालना है और किसको हटाना है, ठीक है। रिएक्शन तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई रटने वाला था नहीं था, इजी रिएक्शन थी। अब अगली रिएक्शन मैं कौन सी कराऊँ? वैसे टोटल 5 रिएक्शन है, तो मैं कौन सी कराऊँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ, मैं वो रिएक्शन कराता हूँ जो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ी है, ताकि तुम्हें थोड़ा मैचिंग लगे, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या रिएक्शन होती है? हमारे तो कानों में पीड़ा हो रही है ये रिएक्शन का नाम सुन के। सॉरी, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाँ, मैंने गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया था तो तुम्हारी थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है।
असली नाम हाइड्रोजनेशन। अब ये रिएक्शन से तुम्हें क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, बट किस में ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे क्लास 10th में तुमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे, वो ही है। हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, केमिकल ओ क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन में, जिसमें हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। हाँ, और जब हम इसको H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ भी सेट कर लेते हो, कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाइड्रोजन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ, हाइड्रोजन को मैं एक एच ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक एच यहाँ पे चला जाएगा, एक एच यहाँ पे चला जाएगा। बट ये ऐसे थोड़ना जाएगा, हल्के में ले रहे रिएक्शन को, हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो है निकल ठीक है, निकल यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनियम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारे कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट ईजी हम निकल को यूज़ करते हैं क्योंकि उसको प्रोनाउंस करना ईजी रहता है और स्पेलिंग भी लिखना ईजी है। ठीक है, तो हमने निकल को यूज़ करा तो हमें मिल जाएगा सी जो कि होता है इथाइन। या फिर अगर तुम स्ट्रक्चर भी बनाने जाओ तो ये देखो पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर, ये खुश मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए था, इथेन। ठीक है, मैंने कौन सी रिएक्शन करा दी, मैंने करा दी हाँ 2 रिएक्शन बची हुई हैं, एक कॉल्ब रिएक्शन और एक वुड्स रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन यही है, यही रिएक्शन तो मैं और भी पढ़नी है आगे जाके। ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो गई। अब मैं कराने वाला हूँ वुड्स, या कौन सी कराऊँ, वुड्स करा दूँ या कॉल्ब करा दूँ। वैसे दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं सोच रहा हूँ कोई स्टार्टिंग इससे करूँ, वुड्स करा देता हूँ, वो रिएक्शन थोड़ी तो मैं समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या पता चल रहा है, वुड्स रिएक्शन भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। देखो वुड्स रिएक्शन में एक पैटर्न होता है, हमारे पास क्या होते हैं, देखो इस रिएक्शन का फॉर्मेट बताने जाऊंगा ना, पेपर में 100% लोग भूल जाते हैं। पेपर में 100% लोग इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा ना कि RX + Na + XR, तो 100% भूल जाओगे। तुम बस इस रिएक्शन में इतना याद कर लो, तुम्हारे पास 2 एल्काइल हैलाइड होंगे और 1 सोडियम होगा। बस इतना याद कर लो। इस रिएक्शन में क्या होगा, तुम्हारे पास 2 एल्काइल हैलाइड होंगे, या ठीक है, और 1 सोडियम होगा। ठीक है, क्या दोबारा बोलो, 2 एल्काइल हैलोजन या 1 सोडियम। बस इतना याद कर लो, पूरी रिएक्शन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और हाँ, इसमें हमें कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जो कि है ड्राई ईथर। बस ये रिएक्शन तुम्हारी खत्म। तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हें निकालना है एल्केन। और याद रखना सोडियम जो है वो बीच में होता है, सोडियम बीच का है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, इस रिएक्शन में मेरे पास है 2 एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल को मैं R से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो CS3 को मैं R से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C2H5 को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मेरे पास क्या है X। अब देखो जो हैलाइड होते हैं ना, उसको हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में कोई बोले ना X का क्या मतलब है, तो बोल देना हैलाइड है। ठीक है, तो एक मेरे पास X होता है, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास क्या है, एक Na है। क्या है, एक Na है। अब इस रिएक्शन को जमाओ, रिएक्शन क्या होगा, RX, मैंने क्या बोला था, सोडियम क्या होता है, बीच में होता है, तो Na लगा दो। प्लस में तुम चाहो तो RX को तुम चाहो तो RX को ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो वही है, टीचर थोड़ा नंबर काटेगा इसके, बात तो वही है। तुम भले ही ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे Na 2 होंगे शायद, हाँ 2 होंगे Na। ठीक है, हाँ तो इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। अरे रिएक्शन में Na 2 थे, 2 एल्काइल थे, 2 Na थे। ठीक है, तो हाँ,
और हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? ड्राई ईथर। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या मकसद है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एल्केन, एल्केन निकालना है। अब CH3 में ये क्लोरीन हमारे पास कह सकते हैं परेशान कर रहा है, और जो ये है ना इसको ये इस CH3 में हमारे पास क्लोरीन हमें परेशान कर रहा है, और इस CH3 में भी हमारे पास क्लोरीन हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। या फिर इस रिएक्शन को पूरा ही लिख दूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट वैसी नहीं, ठीक है, एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को ही पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस रिएक्शन को पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें आसानी हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अबे सारा ही मिट गया, सॉरी दोस्तों मेरा सारा ही उड़ गया था, ठीक है, बट मैंने दोबारा लिख दिया। देखो मेन मकसद क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक एल्केन, बट दिक्कत ये आ रही है ना, ये क्लोरीन हमारे बीच में कह सकते परेशान कर रहा है हमें, क्लोरीन हमें परेशान कर रहा है। तो अगर मैंने इस क्लोरीन को भगा दिया ना, यहाँ से इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को भगा दिया, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्लोरीन को भगा देता हूँ, ये क्लोरीन को और ये क्लोरीन को। अब ये क्लोरीन आपस में क्या करेंगे? अगर हम देखो, इन क्लोरीन को भगाने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए ना जो इन क्लोरीन को संभाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Na का, ठीक है। ड्राई ईथर रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में अगर हमने इस क्लोरीन को भगाया, हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करें? ड्राई ईथर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भगाना इतना आसान काम नहीं है, हमें इसलिए देखो फिर क्या। अब देखो क्लोरीन को तो हमें भगाने में इतना पता चल गया, बट ऐसे थोड़ा है क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेगा, हमें कोई ऐसा भी तो बंदा चाहिए जो इन क्लोरीन को संभाल सके, क्योंकि ये क्लोरीन तो ग्रुप में थे, ठीक है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं Na का। जो Na है वो क्या करेगा, इन दोनों क्लोरीन को ले लेगा और हमें मिला देगा NaCl, 2NaCl, ठीक है। हमारा एक काम तो आसान हो गया, हमने क्लोरीन को भगा दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये एक CH3 बचा है और ये एक और CH3 बचा है। अब हमारे पास यही दो बच्चे हुए हैं, इन दोनों को साथ में मिला लेते हैं, देखते हैं कुछ हुआ या नहीं। हमने CH3 और CH3 को मिला लिया, ठीक है। बट इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमसे एल्केन बन गया। कैसे भैया? इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे का फॉर्मूला बन रहा है इसका, ये भी तो C2H6 ही बन रहा है, यानी कि हमें इनडायरेक्टली एल्केन मिल गया। तो हाँ, ये रिएक्शन इसी प्रकार से ही होती है। इसी रिएक्शन को तुम थोड़ा घुमा दोगे, यहाँ पे RX यूज़ करा है, अगर तुम बेंजीन को यूज़ कर लेते, बेंजीन को यूज़ कर लेते, ठीक है, बेंजीन क्लोराइड को यूज़ कर लेते, तो तुम्हें क्या मिल जाता? बेंजीन को यूज़ कर लेते तो ये क्या हो जाता? फिटिक रिएक्शन हो जाती, ठीक है। तो यही है, रिएक्शन को थोड़ा घुमाना आता है NCERT में। इट्स अ नथिंग, मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है। तो हाँ, ये रिएक्शन तुम्हारी यहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ चलें। लास्ट रिएक्शन हमारे पास कॉल्ब रिएक्शन। अब देखो कॉल्ब रिएक्शन का क्या है ना, एक पैटर्न होता है, ठीक है। कॉल्ब रिएक्शन को हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या पता चल रहा है भैया, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जो फिटिक रिएक्शन होती है जो हम बेंजीन क्लोराइड को यूज़ नहीं करते, हम बेंजीन प्लस क्लोरीन प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन प्लस बेंजीन इस तरह से यूज़ करते हैं, जिससे बेंजीन प्लस क्लोरीन प्लस सोडियम हाँ, तो हमें NaCl मिल जाता है, बेंजीन का आपस में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन वैसे तो मैं पढ़नी नहीं 11th में, बस मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ऐसी कुछ वुड्स फिटिक रिएक्शन भी होती है।
वुड्स-पिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ RX एक तरफ BX, वो बेंजीन और क्लोरीन और प्लस में Na। तो ये रिएक्शन बस नाम घुमा लिया है, बस एक टाइम की रिएक्शन है, ठीक है। कॉल्बी रिएक्शन में देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो होते हैं सोडियम इथेनॉइड। क्या होते हैं, एक बार मैं बना भी लूँ। हमारे पास दो होते हैं, टू होते हैं CH3COO Na। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब व्हाट, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, बट तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम नॉर्मल सोडियम इथेनॉइड में पास कराएंगे हमें कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए एक्वस वो कह सकते हैं सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है भाई, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तुमने पढ़ा नहीं था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जब सॉल्यूशन एक्वस होता है तो आयंस में जो वो कहते हैं ना, जो अंदर के सब्सटेंस होते हैं वो आयंस में टूटते हैं। जब आयंस में टूटते हैं तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ढंग से। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे H2O को। H2O को मैं HOH भी लिख सकता हूँ, बात तो वो ही है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH3 तो हमें अलग रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। अब देखो ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में देखो ये देखो, नहीं सॉरी, ये तो कार्बोनेट बन रहा है, सॉरी दोस्तों देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में ये Na है, ये O है, ये H है, बना देगा NaOH। प्लस में ये हाइड्रोजन तो वैसे ही रह जाएगा H2, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 2CH3Cl। अब देखो CH3Cl को मैं CH3 भी लिख सकता हूँ, हाँ। तो मैंने इसको लिख दिया CH3 और यही तो होता है हमारे पास क्या, एल्केन। तो हाँ ये रिएक्शन सिंपल सी है, हम इसमें कभी भी एक उसको यूज़ नहीं करते, उसको एक CH3COON को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे एक को यूज़ करेंगे ना रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी ढंग से। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हाँ, पूरा समझ में आ गया ना? हाँ। एक सेकेंड, मैंने कहीं गलती कर दी क्या? नहीं, मैंने कहीं गलती नहीं करी है, ठीक है। तो हाँ, ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्सेप्शंस। किसके? एक एक्सेप्शन बताना भूल गया था, मुझे माफ़ करना। जो एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन होती है ना, उसमें हम सारे के सारे उसको यूज़ कर सकते हैं, हैलाइड्स को, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। बट हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा जिगरी यार हैं, वो आपस में मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसीलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। फिर हाइड्रोजन की बस की नहीं है इनके कह सकते हैं दोस्ती को तोड़ने की। जब तुम्हारा पक्का दोस्त हो ना, फ़र्क नहीं पड़ता 4 लोग आ जाएं, तुम्हारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये भी यही है कार्बन और फ्लोरीन के साथ। वैसे एक्चुअल रीज़न बताओ तो फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है, वो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है। एक बार मैं नोट्स में भी, अरे बाप रे कितना कर लिया मैंने। ये सब सेम लिखा हुआ है, सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी, गुड बॉय गोज टू हेवन, बैड बॉय गोज टू बैंकॉक, सब लिख रखा है यार। ये देखो सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीथेन हैव ओनली 1 कार्बन सो इस कांट प्रिपेयर थ्रू दिस मेथड, ठीक है। अब बात करते थोड़ी एल्केन्स की। इतनी देर से एल्केन्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी तारीफ़ें कर लेते हैं। एल्केन जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, ओडरलेस रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। ओडरलेस मतलब उसमें स्मेल नहीं होती। कभी सूंघी है मिथाइल की स्मेल? नहीं होती, सॉरी मीथेन की स्मेल। कलरलेस रहते हैं, दिखते भी नहीं है, ठीक है। तुमने सुना भी होगा मीथेन गैस जो होती है, मीथेन एक गैस ही है, तो वो दिखती कहाँ है? ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब होता है नेट फोर्स का ज़ीरो होना। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ CH4 का, सॉरी थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
नहीं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, तो बता देता हूँ। CH4 का एग्जाम्पल, कार्बन हाइड्रोजन। अरे बाप रे, नोट्स में गलती हो रही है कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, कार्बन हाइड्रोजन पे एक फोर्स लगा रहा होगा, हाँ ठीक है। फिर ये कार्बन इस हाइड्रोजन पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा, हाँ। इस पे भी लगा रहा होगा, हाँ। और इस पे भी लगा रहा होगा, हाँ। अब जैसे ही कार्बन इस हाइड्रोजन में फोर्स लगा रहा है, मैं कलर चेंज कर लूँ। हाइड्रोजन, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, कार्बन इस हाइड्रोजन में फोर्स लगा रहा है, इस पे भी फोर्स लगा रहा है, इस पे भी फोर्स लगा रहा है, और इस पे भी फोर्स लगा रहा है। अब जैसे कार्बन इस हाइड्रोजन में फोर्स लगा रहा है, एरो भी लगा दूँ, मेरे पास इतना भी बड़ा वो कह सकते हैं VFX का वो नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी इस कार्बन पे फोर्स लगा रहा होगा, हाँ। पेन तो आ जाए। ये हाइड्रोजन भी इस पे लगा रहा होगा, हाँ। ये हाइड्रोजन भी लगा रहा होगा, हाँ। और इनडायरेक्ट, सॉरी मैंने गलत बना दिया कि, हाँ ये लगा रहा होगा, ये हाइड्रोजन भी लगा रहा होगा, हाँ। और इनडायरेक्टली ये हाइड्रोजन भी लगा रहे हैं, हाँ। यानी कि अगर तुम इसका नेट फोर्स लगाओगे तो कार्बन तो क्या है, इक्विबिलियम, ये जो पूरा मीथेन है ये क्या है, इक्विबिलियम है। यानी कि जितना कार्बन फोर्स लगा रहा है उतना हाइड्रोजन फोर्स लगा रहा है, तो एक तरह से नेट फोर्स तो ज़ीरो ही है, ये इक्विबिलियम पे है। तो इसलिए हम इस, और जिसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो बेसिकली एल्केन्स होते हैं, ठीक है। इनके पास वीक वैन डर वाल फोर्स होती है। स्टार्टिंग के एल्केन्स तो बिहेव गैसेस की तरह करते हैं, सुना नहीं था मीथेन गैस को हम जल्दी, मीथेन गैस की रिएक्शन जब कराते हो ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है, वही सारी चीज़ है। आगे पढ़ेंगे, क्लास 10th में तुमने पढ़ा था मीथेन को, ठीक है। तुमने ये भी पढ़ा होगा, जब मीथेन गैस जलती है तो क्या होता है, क्या होता है, भूल गया क्या मैं, हाँ ब्लू फ्लेम निकलती है। और जब इथेन गैस जलती है या प्रोपेन गैस, वो इथाइन गैस चलती है, इथीन गैस या प्रोपाइन गैस, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है येलो फ्लेम। ये तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 10th। खैर वो तो बच्चों वाली बात है। हाँ देखो, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। कैसे मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा, जनरली मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास के वही सिंपल सी बात है, जब है ना कार्बन के एटम जुड़ेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब कार्बन के एटम जुड़ेंगे तो चेन बहुत ज़्यादा ब्रांच हो जाएगी, जिससे उसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ होगा और वैन डर वाल फोर्स भी डिक्रीज़ होगा। जब ये फोर्स डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये शो नहीं करता है स्मूथ, दे डोंट शो स्मूथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास, वो मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिपेंड करता है ऑन द मॉलिक्यूलर मास और कैसे कार्बन के एटम्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कार्बन की स्ट्रेच चेन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और जैसे 4 कार्बन है उनकी स्ट्रेच चेन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। और अगर यही कार्बन ब्रांच में हो जाए, ये 4 कार्बन ब्रांच में हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा। तो डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे। सॉलिबिलिटी की बात करें तो देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो एल्केन्स जो हैं वो जनरली क्या करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि वो होते ही नॉन पोलर हैं, ठीक है। एल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी वगैरह के बारे में बता रखा है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत प्यार से लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लिखा हुआ है जिसने भी लिखा है, ठीक है। और वैसे नोट्स वैसे मेरे को पता भी नहीं किसने बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं लेकिन बढ़िया बनाए हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब हमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या रिएक्शन होती है, देखो इस रिएक्शन, अब देखो मैं धीरे धीरे करके सारी रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा, फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमारा मेन मोटिव तो वो है नहीं कि कार्बन के एटम, वो क्या कहते हैं, हमारा मेन मोटिव तो ये है नहीं कि हमें वो एल्केन बनाना हो।
अब हम प्रॉपर्टीज़ पे बात करें, हमें एल्केन मिल चुका है, अब हम इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। अब ये टर्म तुमने क्लास 10th में साइंस में भी पढ़ी होगी, और सब्स्टिट्यूशन वर्ड के बारे में तुमने क्लास 10th के मैथ में ही पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, याद आ रहा है कुछ मैथ का वो सबसे बेकार चैप्टर जिसकी इक्वेशंस बनाते बनाते तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई, ठीक है। तो हाँ, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को हटा के दूसरी वैल्यू को डाल देना, यही होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हाँ, इस रिएक्शन में हमारे पास होता है एल्केन CH4। ये तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, साइंस की केमिकल। कौन? सो गाइस, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो छोड़ो। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, फोकस करते हैं अपने जो भी टॉपिक था उस पर, ठीक है। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास होता है क्लोरीन, है तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, सॉरी, हमारे पास होता है मिथेन, हमारे पास होता है क्लोरीन, और ये रिएक्शन अब हम क्या कर रहे होते हैं, HV के साथ। अब देखो, एल्काइल हैलाइड में हमने क्या करा था, एल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या था, हमारे पास CH3Cl थे। Cl हमारे पास क्या था, हमारे पास रिश्तेदार थे। जैसे एल्काइल हैलाइड में क्या था, हमारे पास CH3 क्या हो रहा है ये, हमारे पास क्या था, CH3Cl था, हमें इसको CH4 में कन्वर्ट करना था। अब इसमें क्या है ना, हमारे पास CH4 है, अब हमें CH Cl2 में कन्वर्ट करना है। यानी कि पिछली रिएक्शन में क्या था ना एल्काइल हैलाइड में, कि हम रिश्तेदार को भगाना चाह रहे थे, बट हम चाहते कि इस बार रिश्तेदार आए हैं। फॉर एग्जांपल, पिछली बार रिएक्शन में तुम रिश्तेदारों को भगा रहे थे क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना था, बट मान लो इस बार तुमने टॉप मार लिया, अब तुम खुद रिश्तेदारों को बुला रहे हो कि रिश्तेदार आओ हमारे यहाँ, ठीक है। और तुम अपने दोस्तों को भगा रहे हो कि निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन ठीक है, तो ऐसा टाइप कुछ है। तो अब तुम रिश्तेदारों को खुद बुला रहे हो, तो ये इस रिएक्शन में हम CH4 को CH3Cl में कन्वर्ट करते हैं। हम रिश्तेदार को फिर बुला रहे होते हैं और दोस्तों को भगा देते कि भगो यहाँ से, तुम मुझे घुमाते रहते थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं कुछ फाइनली कुछ कर गया। तो इस रिएक्शन में ये होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसी है, ठीक है। अगली रिएक्शन की बात करें, अगली रिएक्शन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वो रिएक्शन है जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, एरोमेटाइजेशन। अब देखो, नाम तोड़ो, एरोमेटाइजेशन यानी कि एरोमा यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब वो कंपाउंड जिसमें स्मेल होती है, और इस कंपाउंड में हम जनरली बेंजीन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जब भी तुम एरोमेटिक चीज़ सुनो ना, तुम्हारे मन में बेंजीन आना चाहिए। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, एल्कीन एल्काइन वाले टॉपिक में, ठीक है, जब हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट ये भी एक तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन ही है, बट हाँ, अभी के लिए हमें ये पढ़ना है। यानी कि देखो, हमारे पास क्या है, एल्केन है। अब हमें एल्केन से बेंजीन बनाना है, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटाइजेशन का मतलब ही यही, एरोमेटिक रिएक्शन का मतलब ही यही है, हमें एरोमा बनाना है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। तो हमारे पास एक बेंजीन है, सॉरी, हमारे पास एक एल्केन है। बट तुम्हें इतना पता है, बेंजीन में कम से कम 6 कार्बन चाहिए होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हमें एल्केन के लिए भी हमें कम से कम 6 कार्बन तो चाहिए ही। देखो, सिंपल सी बात है, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम है ना एक एग्जांपल के साथ समझो, ठीक है, कि देखो, जैसे मान लेते हैं अगर तुम मिडिल क्लास हो, तुम एकदम से अंबानी तो बनोगे नहीं। तुम पहले मिडिल क्लास से रिच बनोगे, फिर रिच से और ज़्यादा रिच बनोगे, फिर और ज़्यादा रिच से दब जाके तुम अंबानी बनोगे। उसी प्रकार से अगर हम डायरेक्ट हेक्सेन ले लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं जो मिडिल क्लास है वो डायरेक्ट अंबानी बन जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि हमें रिएक्शन कम टाइम में करानी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बंदे को चूज़ करेंगे जो कि थोड़ा ज़्यादा रिच हो, मिडिल क्लास ना हो। इसलिए हम बेंजीन बना रहे हैं, तो हम बेंजीन के जैसे एक कंपाउंड लेंगे ताकि रिएक्शन हमारी ईजी हो सके। तो इसलिए हम हेक्सेन को डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सेन को, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन थोड़े सिमिलर से दिखते हैं। तो हाँ, हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन को, कहाँ गया, हाँ, ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है। आई नो ड्राइंग मेरी बेकार है, बट झेल लेना तुम। हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन को,
और जब हम इसमें रिएक्टेंट यूज़ करते हैं ना Cr2O3 को, ठीक है, या फिर रेड हॉट आयरन को एट 773 कैल्विन पे, तो हमें मिल जाता है फाइनली बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आई होप से तुम्हें आता होगा, मुझे तो आता है। ठीक है, एक सेकंड, गलत बन गया क्या? 1 2 3 4, अच्छा गलत बन गया है, पेंटीन बन गया ये। तभी मैं सोचूं बन क्यों नहीं रहा स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है, मेरी काबिलियत है शक नहीं करने का। ठीक है, अब तो सही बन गया होगा। हाँ, अब थोड़ा सही बना है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब थोड़ा सही बना है। एक सेकेंड। हाँ, तो हाँ, ऐसा टाइप बनता है स्ट्रक्चर बेंजीन का। आई नो थोड़ा बेकार लग रहा है, बट होता ही ऐसा है टाइप। ठीक है, तो हाँ, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन यही होती है। तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी होगा। कहाँ गई रिएक्शन? देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है वैसे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। कहाँ गई एरोमेटाइजेशन? देखा, Cr2O3 ले सकते हैं, V2O5 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं इस रिएक्शन में। अगली रिएक्शन की बात करें, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्टीम से क्या पता चल रहा है, पानी की बात चल रही है, तो हम यूज़ करेंगे H2O। अब जब हम रिएक्शन यूज़ करते हैं, जब हम ये रिएक्शन करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक का यूज़ करते हैं शायद, तो हमें मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2। बैलेंसिंग करेंगे तो 3H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिंपल सी होती है। ठीक है, फिर एक लास्ट होती है पायरोलिसिस रिएक्शन, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो सीधा, वो सिंपल सी रिएक्शन है, उसके लिए क्या ही टाइम वेस्ट करना। देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ये है, हम चाहो तो कार्बन को C6H12 प्लस H2 में भी तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो C4H8 प्लस H2 में तोड़ सकते हैं, या फिर हम C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4 में भी तोड़ सकते हैं। किसको? C6H14 को। तो ये होता है पायरोलिसिस। तो आई होप सो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया होगा। कंबंशन, हाँ कंबंशन रिएक्शन रह गई, करा दी थी क्या मैंने? चलो वो करा ही देता हूँ, नहीं कराई थी शायद। देखो कंबंशन रिएक्शन क्या होती है ना, देखो क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा। कंबंशन मतलब होता है कि हम कार्बन के किसी एटम को तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि बस एल्केन में भी हो या एल्कीन में भी हो सकती है, एल्काइन में भी हो सकती है। ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा, जब एल्केन टूटता है तो हमें मिलता है CO, ब्लू फ्लेम में जब हम मिथेन को जलाते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम मिलती है। जब हम इथीन को जलाते हैं तो हमें येलो फ्लेम मिलते हैं, जब हम इथाइन को जलाते हैं तो भी हमें येलो फ्लेम मिलती है। ये तुमने पढ़ा भी होगा। तो रिएक्शन सिंपल सी है, CH4 को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या मिल रहा है? CO2 प्लस में H2O। ये होता है कंबशन रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है। तो हाँ, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। अगला चैप्टर मैं कराऊंगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।